आज की क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। तो संख्या बहुत कम है, 10 मिनट व्यतीत हो गए हैं, तो आज की क्लास चलाई जाए या ना चलाई जाए? एक हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आई एम ऑडिबल? यस सर। आ रही है, लेकिन संख्या बहुत कम है यार। मैंने सूचना दे दी थी, फिर भी बहुत कम संख्या है। संभवतः शनिवार के कारण, छुट्टी के कारण संख्या कम हो गई है। 10 मिनट व्यतीत हो गए हैं। सोचा था कि आज इसको पूरा करा देंगे। सर मुझे लगता है पढ़ने वाले बच्चे इतने ही हैं। नहीं यार, पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। रोज वो संख्या 70 तो ऊपर हो जा रही है। 70, 76, 70 तो हो ही जाती है। ये संख्या नहीं है, ये रविवार के कारण या मेरे देर की देने की सूचना के कारण हो सकता है। लेकिन हमने कहा था कि रोज चलेगी। निर्धारित क्लास तो 2 दिन की ही है, 3 दिन की, लेकिन मैं रोज पढ़ा देता हूं।
2-3 मिनट देख लेते हैं, नहीं तो फिर परसों क्लास चलेगी। आज मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। संख्या तो बढ़ रही है, देखो। इस संख्या की बात तुम कर रहे थे, उसके बाद 16 की संख्या बढ़ गई है। ये संख्या फिर 20 के आसपास बढ़ गई। थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लीजिए, तब पढ़ाते हैं। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब संख्या पर्याप्त हो गई है और ये बढ़ती ही जाएगी। तो 10-15 मिनट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बच्चे थोड़ा सा स्वभाव हो गया है लापरवाही करने का। मुझे तो डर था कि वो उतने ही पर रह जाएगी, लगातार बढ़ते जा रहे हैं बच्चे। तब से 25 की संख्या बढ़ गई। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, क्योंकि अब एक सम्मानजनक संख्या हो चुकी है। इससे पढ़ाने वाले का भी मन लगेगा, पढ़ने वाले का भी मन लगेगा। तो कल जितना हमने लिखाया था, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने ठीक ढंग से समझ लिया होगा। आप सबको वो सारी चीजें आ रही होंगी। किसी ने उस पर यह नहीं बताया कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। उसके पहले मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपको वो सारी सामग्री उदाहरण सहित भारतीय प्रशासन से, वैश्विक प्रशासन से उपलब्ध करा सकूं, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इस केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को आपने बड़े ठीक ढंग से समझ लिया होगा। इस विषय को थोड़ा सा गहराई से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि लोक प्रशासन में यत्र तत्र जहां भी हम किसी भी चीज की, लोक प्रशासन के किसी भी घटक की हम बात करेंगे, कहीं भी हम बात करेंगे लोक प्रशासन में, तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण
उसके आवश्यक अवयव के रूप में हमारे सामने होंगे। तो इसलिए हम लोग केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को थोड़ा सा ठीक से, ध्यान से और निर्वचन के स्तर पर, इंटरप्रिटेशन के स्तर पर, एनालिसिस के स्तर पर, एनालिसिस के लेवल पर उसको मैं ठीक से सजाने का प्रयास कर रहा हूं और आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। रिकॉर्डिंग आपके पास सही है, आप रिकॉर्डिंग से उसको बार बार सुन सकते हैं और इसके बाद जहां नहीं समझ में आता है वो मुझे आप प्रश्न पीडीएफ के माध्यम से जैसे भी हो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं इसमें भी समय देता हूं, उसमें भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तेजी से हम लोग बढ़े और आज इस प्रश्न को पूरा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व क्या हैं, किस आधार पर, और मैं समझता हूं कि कल आप लोगों को वह बिल्कुल सम्यक ढंग से, कॉम्प्रिहेंसिवली, रिस्पेक्टिवली ये आप सबके समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। कल ही मैंने चर्चा की जब क्लास का समापन मैं कर रहा था कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की न तो हम विशुद्ध केंद्रीकरण कर सकते हैं, नहीं तो विशुद्ध विकेंद्रीकरण, ये दोनों का मिश्रण लेकर ही आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चर्चा हम लोगों ने आवश्यक, अनिवार्य रूप से की, वो चर्चा यह थी कि विश्व में विकेंद्रीकरण की स्थिति बढ़ती जा रही है, विश्व विकेंद्रीकरण की ओर झुकता जा रहा है, विश्व विकेंद्रीकरण की ओर विश्व प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसके कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं कि क्यों विकेंद्रीकरण को विश्व अंगीकार कर रहा है। विशेष रूप से जब हम अमेरिका को देखते हैं जिसने दुनिया को एक नवीन पाठ पढ़ाया, दुनिया को एक नवीन संविधान दिया, जो केंद्रीकरण की प्रशासनिक व्यवस्था वाला संविधान था वो यूनाइटेड किंगडम का था, और यूनाइटेड किंगडम के संविधान के विपरीत विकेंद्रीकरण की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अंक में समाहित करते हुए, अपना अंगीकार करते हुए, उसका अनिवार्य, संविधान का अनिवार्य अंग बनाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अनुपम उदाहरण बनता है विकेंद्रीकरण की प्रशासनिक व्यवस्था का। क्योंकि, और उसका मौलिक कारण है कि वह संघवाद है और संघ में दो सरकारें समानांतर होती हैं, एक इकाइयों की सरकार या प्रांतीय सरकार और एक संघ की सरकार। तो सत्ता का विभाजन हो गया और विभाजन को ही विकेंद्रीकरण कहते हैं, सत्ता एक स्थान पर केंद्रित न हो। और इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, संयुक्त राज्य जिसे हम बोलचाल की भाषा में इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकरण का अनुपम उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। लेकिन अमेरिका, जहां पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध एक प्रतिरोध प्रारंभ हुआ था और वहां पर विकेंद्रीकरण का आंदोलन चला, संघवाद का आंदोलन चला, सहकारी संघवाद का आंदोलन चला, स्वायत्तता का आंदोलन चला और प्रशासनिक व्यवस्था में एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का उद्भव और विकास दिखाई देता है। वह उद्भव और विकास है विकेंद्रीकरण की प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार समय का प्रवाह 1789 से फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के माध्यम से, फिलाडेल्फिया में जो अभिसमय हुआ, जो सम्मेलन हुआ, वहां की जो संविधान सभा थी, उसने तो एक फेडरल स्टेट दिया, एक जबरदस्त संघवाद की सरकार दी, एक नए प्रचलन को विश्व में प्रारंभ किया। लेकिन 100 वर्षों के बाद ही, 200 वर्षों के इतिहास में अमेरिका में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और प्रचलन बढ़ने लगता है। प्रवृत्ति माने स्वभाव, और उसका प्रचलन, उसका प्रयोग बढ़ने लगता है। उसके बढ़ने के कारण हैं देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है, जिस पर मैं पहले बात कर चुका हूं। वित्तीय अनुशासन की बात है, मितव्ययिता के उदारीकरण के बाद विश्व में कम खर्च में अधिक काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भारत ने उदारीकरण को 1991 में अपनाया और वस्तुतः एक वैधानिक फॉर्म में, एक अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते के फॉर्म में उदारीकरण का आरंभ तो बहुत 1948 में ही, भारत उसका फाउंडर मेंबर था, उसके लिए एक संस्था बनी थी जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, विश्व व्यापार के लिए एक समझौता। यह 8 उरुग्वे राउंड से, 8 उरुग्वे आप जानते हैं एक मशहूर शहर है और ये
राजधानी है, ये मशहूर शहर है कनाडा का, वहां पर एक संभवतः कनाडा में स्पष्ट नहीं हूं, देख लीजिएगा, उरुग्वे राउंड के बाद वहां WTO में वो परिवर्तित हो गया। पीटर सदरलैंड उसके अंतिम चेयरमैन थे और 1 जनवरी 1995 को वह परिवर्तित हो गया WTO में, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया और दुनिया को एकीकृत करने की, बाजार की, अर्थव्यवस्था का जब उदारीकरण होता है, उस पर एक विस्तृत और लंबा चैप्टर है, मैं उसको पढ़ाऊंगा। उसकी परतों में हम लोग जाने लगेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि उदारीकरण मैं बताऊंगा तो कम से कम 4 या 5 लेक्चर होंगे उस पर। तब उदारीकरण आपका संपन्न होगा विधिवत से, और तब उसके एक एक चीज को आप सूक्ष्मता से समझ पाएंगे। तो खैर उसको छोड़ते हैं। उदारीकरण जब का अंगीकार भारत करता है, विवस्था के स्वर में उदारीकरण को भारत स्वीकार करता है, कई बार आपके लेक्चरों में बता चुका हूं, भारत की आवश्यकता नहीं, विवस्था हो गई थी उदारीकरण। हमारे पास बास्केट मार्केट रिक्त हो चुकी थी, हमारी जो रियल इस्टेट थी वो घाटे में जा रही थी। GDP के आज भी हम 6.5% के घाटे में हैं। विश्व विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है भारत का, वो रिक्त हो चुका था। बहुत विषम परिस्थितियां थी। भारत के एक अभूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने इस देश को इस घनघोर वित्तीय संकट से निकाला और 360 लागू नहीं करना पड़ा, जिसकी चर्चा हम लोग 3-4 दिन पहले कर रहे थे। खैर, तो अब मितव्ययिता माने कम खर्च, एक्स्ट्रा वैगेंट ऑफ प्रशासन का स्वरूप नहीं है। पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा वैगेंट माने फिजूल खर्ची अब प्रशासन का स्वरूप नहीं है। प्रशासन भी कंजूस हो गया है, साधारण सरल शब्दों में कहें तो। मितव्ययिता के लिए, नियोजन के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आवश्यक रूप से विश्व में प्रचलन में आ गई है और विश्व उसे स्वीकार कर रहा है। अब ये विश्व का एक मानक और मान्य सिद्धांत हो गया है कि हर विश्व में जिन्होंने अंगीकार किया विभाजन को, जिन्होंने अंगीकार किया विकेंद्रीकरण को, सत्ता के विभाजन का, सत्ता के बंटवारे का, सत्ता को बिखेर देने का, उन्हीं लोगों ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को तेजी से इस प्रवृत्ति को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ये क्यों हुआ? उन्हीं कारणों पर हम जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विश्व में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विकेंद्रीकरण विश्व के सभ्य राज्यों की, विकेंद्रीकरण विश्व के सभ्य राज्यों की आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था है। विकेंद्रीकरण विश्व के सभ्य राज्यों की आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था है। आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था है। ऐसा इसलिए कि विश्व के सभ्य राज्यों ने शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को अंगीकार कर लिया है। अंगीकार माने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। विश्व के सभ्य राज्यों ने लोकतंत्र को अंगीकार कर लिया है। विश्व के सभ्य राज्यों ने लोकतंत्र को अंगीकार कर लिया है। लोकतंत्र प्रशासन में जन सहभागिता का लोकतंत्र प्रशासन में जन सहभागिता की की वृद्धि में विश्वास करता है। अतएव
अतएव या अतः अतएव लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था का अतएव लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था का अतएव लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था का श्रेय श्रेय माने श्रेष्ठ श्रेय कामा प्रेय श्रेय प्रेय प्रेय माने प्रिय और पाथेय उसका जिसका अनुगमन किया जा सके। श्रेय प्रेय और पाथेय श्रेय प्रेय और पाथेय विकेंद्रीकरण है। श्रेय प्रेय और पाथेय विकेंद्रीकरण है। परंतु परंतु विश्व बाजार के एकीकरण परंतु विश्व बाजार के एकीकरण कामा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण अर्थव्यवस्था के उदारीकरण कामा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण कामा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं अर्थव्यवस्था के उदारीकरण विश्व व्यापार संगठन की स्थापना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एवं 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 तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में महामंदी तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी विशेष रूप से समाजवादी विशेष रूप से समाजवादी एवं कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के विशेष रूप से समाजवादी या कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अनियमितता एवं विफलता के परिणाम स्वरूप अनियमितता एवं विफलता के परिणाम स्वरूप अनियमितता एवं विफलता के परिणाम स्वरूप विश्व के लोक प्रशासन में अनियमितता के परिणाम स्वरूप विश्व के लोक प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि दिखाई देती है। 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 अब इसको मोटो में मैं समझा दूं कि केंद्रीकरण क्या हुआ। एक तो जो हमारी तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, एक तो जो धनी अर्थव्यवस्था हो, इनको मार्केट नहीं मिल रहा था, ये सामान को बेचे कहां। लेकिन सबसे परेशानी में भारत और भारत जैसे दुनिया के विकासशील या तीसरी अर्थव्यवस्था के देश थे जिनमें समाजवाद का नशा था। समाजवाद का नशा क्या था? पूरे बजट को कल्याण में खर्च कर दो। अब वो पैसा कहां से आएगा
इसकी चिंता इन अर्थव्यवस्थाओं में, इन राज्यों की अर्थव्यवस्था में नहीं थी। कल्याण करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुफ्त की आदत डाल देना, अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधन को अकर्मण्य बना देना, जैसे बेरोजगारी भत्ता वगैरह देने लगना, ये आवश्यक नहीं है। रोजगार आप जनरेट करिए, स्किल बनाइए, लेकिन इन देश की अर्थव्यवस्थाओं ने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के नाम पर केवल पैसा लुटाया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो आर्थिक भ्रष्टाचार था, जो भाई भतीजावाद था, जो जातिवाद था, जो भ्रष्ट तंत्र था, क्योंकि अंग्रेज चले गए लेकिन तंत्र के भ्रष्टाचार को वो वैसे के तैसे हम लोग रखे रहे। तो अब जो कल्याण की अर्थव्यवस्था थी, एक दिन ऐसी स्थिति आई कि कल्याण करते करते खुद कल्याण की आवश्यकता भारत सरकार को पड़ गई, क्योंकि भारत सरकार का खजाना रिक्त हो गया। हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नोट छाप देते थे। बड़ी खराब स्थिति थी। 1996 से ये स्थिति बदली, 96 में यह प्रवृत्ति बदली, और अब हम आरबीआई से लोन लेते हैं, सरकार अपने घाटे को पूरा कर, क्योंकि और जब अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ती है, जैसे हम सरकारी उद्योग सारे घाटे में चले गए, वहां बहुत अनियमितता थी, बड़ी त्रुटि थी, मंदी आ गई। अब अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि जब हम उत्पादन करेंगे, उत्पादन को विश्व के बाजार में बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। यह तो हमने किया नहीं। हमने सड़कें बना दी, हमने पुल बना दिया, हमने स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब खर्च किया, और देश में मेला लगा लगा करके नौकरियां बांटी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर माने आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, ये सब आधारभूत संरचना है। हमने, लेकिन इस पर जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर से कुछ टैक्स नहीं आता है, तो हम घाटे में लगातार चले गए, और लगातार घाटा इतना बढ़ता गया कि अब बहुत बुरी स्थिति आ गई। तब हमने उदारीकरण को आवश्यकता नहीं, विवशता में अब सारे उद्योग बंद होने लगे, उद्योग भारी घाटे में थे, तो हमने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा थोड़ा निजी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि निजीकरण करने पर अनुशासन बना रहता है। निजीकरण का मतलब होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे और लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उत्पादन करेंगे, बेचेंगे तो कंपनी को लाभ होगा। इस प्रवृत्ति को अब हम लोगों ने कल्याण करते करते स्वयं के कल्याण की आवश्यकता हो गई, और 70 वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने की अर्थव्यवस्था है। ग्राउंड रियलिटी से हम लोग भगते रहे, न तो हम गरीब का कल्याण कर पाए, गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, गरीबी को नहीं हटा पाए, इन्हीं सब कारणों से। तो जब विश्व में, और इसी में रूस चरमरा के टूट गया, दुनिया का सबसे बड़ा साम्यवादी देश, साम्यवाद का लौह 1991 में टूट गया। तो अब दुनिया में ये बात सही हो गई कि साम्यवाद की अर्थव्यवस्था विश्व कल्याण की अर्थव्यवस्था नहीं है, धाराशायी हो गया, तो लौह आवरण खंड खंड हो गया। एक जो बचा हुआ देश है वो चाइना अपने को साम्यवादी कहता है, लेकिन पूरी तरह अपने को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर लेता है। लेकिन महामंदी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी आने लगी। 2008 अमेरिका लड़खड़ाने लगा अपनी अर्थव्यवस्था में, और उदारीकरण से निकलता हुआ भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निकलने लगा। यही जो लिखाया है मैंने, वही चीजें लिखाई हैं, उसी बात को मैंने प्रतीकात्मक, संकेतात्मक, सिंबॉलिक रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। और ऐसी परिस्थिति में हमें कम खर्च करना पड़ेगा, कम खर्च में अधिक उत्पादन करें। तो अब हम इतना लुटा चुके थे कि अब हम, कहा जाता है ना कि दूध से जब मुंह जल जाता है तो हम छाछ को भी फूंक फूंक के पीते हैं। कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि 70 वर्ष के, 65 वर्ष के कम से कम भारत और दुनिया के इसी तरह विकासशील देश की जो जनवादी अर्थव्यवस्था थी, लोक कल्याण अर्थव्यवस्था, हम पूरी तरह साम्यवादी नहीं थे, लेकिन साम्यवाद के रास्ते पर कदम थे हमारे। तो जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था थी वो भारी घाटा में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई। ऐसा रूस के विखंडन का भी वही कारण हुआ। लगा कि भारत भी, मैक्सिको टूट गया, युगोस्लाविया टूट गया, टकटकी लगाकर विश्व देख रहा था कि क्या भारत भी टूटेगा, क्योंकि रूस टूट चुका था। दुनिया की एक बड़ी शक्ति टूट चुकी थी जो समाजवाद के रास्ते पर चल रही थी।
लेकिन न तो पूंजीवाद दुनिया में सफल हो पाया और न तो साम्यवाद सफल हो पाया, कम्युनिज्म सफल हो पाया। जो थर्ड वे था वो भारत का रास्ता था, न तो पूंजीवाद का और न तो साम्यवाद का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, विश्व का कल्याण हो, यह जो मानसिकता थी, यह जो मन है, विश्व के मंगल की कामना करने वाला मन, यही थर्ड वे, दुनिया का तीसरा रास्ता है। और भारत इसीलिए मजबूती के साथ खड़ा रहा और उसकी अर्थव्यवस्था को, यही इस देश के विपक्ष के लोग, जब कांग्रेस सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी, इतना हाय तौबा मचाती थी कि अब भारत टूट गया, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लालू प्रसाद जी भाषण देते थे कि एक बड़ा टमाटर, डंकल टमाटर आएगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसमें से फोड़ोगे तो गोबर निकलेगा। इस तरह के जुमले प्रयोग भारत की राजनीति में होते थे। लेकिन यथार्थ से दूर भारत अपना मार्ग तय करता गया। वीआरएस आया, सीआरएस आया, वो सब हम पढ़ाएंगे उदारीकरण के फेज में कितने चरण हैं। लेकिन भारत के कदम लड़खड़ाए नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था कल्याण भी करती रही, उत्पादन भी करती रही और निरंतर आगे बढ़ती रही। आज महंगाई बढ़ रही है, हम प्रशासन के विद्यार्थी हैं, हम न तो सरकार का पक्ष लेते हैं न तो विरोध करते हैं, लेकिन सच्चाई को जानते हैं। दुनिया में कच्चे तेल के माल कीमत इस समय सबसे महंगी है और जो सरकारें के से भाग्य से अगर कच्चे तेल की कीमत नीचे नहीं आएगी तब स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी, तब इस सरकार को भी जाना पड़ेगा। अगर भाग्य से कच्चे तेल की कीमत नीचे आ गई तो भारत भी तेल पुल घाटा उसके लिए बनाया गया है। नरसिंह राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो तभी से ये नियम है कि प्राइस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं भारत की भी प्राइस बढ़ने लगती है। कहां से घाटा पाटेंगे? तो ये स्थिति है। खैर उस पर मैं नहीं जाता हूं, प्रशासन की बात है। तो ये सारी बातें मैंने उदाहरण के तौर पर इसीलिए बताई कि ऐसी परिस्थिति में केंद्रीकरण बढ़ता है। विश्व से जो संबंध होगा, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार का होता है, विदेश मंत्रालय भारत सरकार का होता है, संधि समझौते भारत सरकार करती है। तो वैश्विक मामले में हस्तक्षेप केंद्र का बढ़ने लगता है। तो इन विषम परिस्थितियों में जहां उदारीकरण है, देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है, खर्चे में कमी करने का प्रश्न है। कल हम पढ़ा रहे थे और आपको संकेत कर रहे थे, उसी बात की सूक्ष्मता से और आप गहराई से जाके उसको समझ लीजिए। उदारीकरण के बाद नया संगठन, नया विचार आ रहा था प्रशासन के क्षेत्र में। तो जब प्रशासन के क्षेत्र में नयापन आता है, पुराने में तो विकेंद्रीकरण चल जाता है, नया आता है तो छोटे छोटे मामले पर बड़े बड़े लोग हस्तक्षेप करने लगते हैं। बड़े प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री तक सीधे केंद्र से हस्तक्षेप करके मॉनिटरिंग करने लगते हैं। जैसे इस समय सड़कें बन रही हैं, रोज इस समय विश्व का रिकॉर्ड बन गया है। नितिन गडकरी उस विभाग के मंत्री हैं। विश्व का रिकॉर्ड 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर रोज सड़क बन रही है और शानदार कंक्रीट की सड़कें बन रही है और इसकी मॉनिटरिंग केंद्र करता है। तो ये क्या होता है? केंद्र करता है। भूतल परिवहन मंत्रालय केंद्र का है, तो ये क्या बढ़ रहा है? केंद्रीकरण। देश की एकता अखंडता, रक्षा मंत्रालय बढ़ रहा है, केंद्रीकरण। गृह मंत्री का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, केंद्रीकरण। मितव्ययिता, कम खर्च करने के लिए राज्यों पर भारत सरकार लगातार दबाव बनाए हुए है, विकेंद्रीकरण। वैक्सीनेशन हो, पूरा खर्च उठा रहा है भारत सरकार और राज्यों की सरकारें मिलके, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, दबाव कहां है? भारत सरकार का। ये क्या है? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। तो बस यही मुझे समझाना था, आप सब समझ गए हैं। तो क्या लिखा आपने? वो जो मैंने पढ़ाया था, आपको लिखाया था, उसको ठीक ढंग से। अरे यार, तीसरी दुनिया आज तक नहीं जानते हो, बीए थर्ड ईयर में आ गए हो। तीसरी दुनिया माने विकासशील देश, ये तो बड़ी साधारण सी बात है भाई। तीसरी दुनिया माने विश्व के अर्थव्यवस्था के आधार पर 3 भागों में विश्व को बांटा गया। एक विकसित देश, दूसरे साम्यवादी देश और तीसरे न तो वो पूंजीवादी है न तो साम्यवादी है, भारत जैसे हैं। वो थर्ड वर्ल्ड कहलाता है, जो अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है। इसे तीसरी दुनिया कहते हैं। उसमें भारत है, ब्राजील है, इस तरह दुनिया के, दक्षिण अफ्रीका है, इस तरह के देश। इंडोनेशिया तो आगे निकल गया, विकसित हो गया। मलेशिया भी विकसित हो गया, सिंगापुर विकसित हो गया।
तो हम ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, पानी ये देना है, वो विकासशील अर्थव्यवस्था लगातार स्पर्श करता जा रहे हैं, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ये थर्ड वर्ल्ड है। और एक अर्ध विकसित दुनिया है जहां पर अभी लोकतंत्र भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान, खाड़ी के जितने देश हैं वहां अभी अमीरों का शासन है, जारशाही है, वहां महिलाओं को मतदान नहीं था। अभी संयुक्त अरब अमीरात ने 2012 में महिलाओं को मतदान दिया है। और अर्ध अर्ध विकसित देशों में धार्मिक तंत्र है, वहां लोकतंत्र का नहीं। तो अब ये समझ लीजिए कि दुनिया में ये इतने तरह के देश हैं। विकसित देश उनको कहते हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हाईएस्ट स्टेज पर उपलब्ध है। तो वो पूंजीवादी देश हैं, प्रथम दुनिया के देश हैं। दूसरे साम्यवादी दुनिया के देश थे। और तीसरे हैं, न तो वो पूंजीवादी हैं न तो साम्यवादी हैं, अभी विकास की ओर अग्रसर हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कहलाता है। और चौथी दुनिया है जो अर्धविकसित कहलाती है, जहां पर अभी एकदम शून्य पर खड़ा है बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान। वहां पर धर्म तंत्र है, वहां पर खास करके जितने इस्लामिक मुल्क हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, दो चार देशों को छोड़ करके, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे आबादी वाला मुस्लिम राज्य है, उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह की स्थिति वही है। वहां पर अभी धार्मिक तंत्र है, अभी राजतंत्र है, राजतंत्र और धर्मतंत्र का मिला जुला रूप। वहां लोकतंत्र का सूर्योदय नहीं हुआ है। तो ऐसा है, आप इस चीज को समझ गए होंगे और इसे जाकर के आप नोट कर लेंगे, आप पढ़ते रहिए। ये सब चीजें ठीक है, आपने पूछ लिया, इसी के सहारे बहुत बच्चों को भी जानकारी होगी, लेकिन ये सब पढ़ना चाहिए। ये सब आता कैसे है? अधिक से अधिक पढ़ने से, पत्र पत्रिकाओं के पढ़ने से, समाचार पत्रों के पढ़ने से। ये सब चीजें अपने आप, तो आप तो ज्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हो, ये तब आएगा जब आप कुछ वो पढ़े, या कुछ पुराने जमाने में रेडियो हुआ करता था, अच्छी अच्छी पत्रिकाएं पढ़िए, हिंदी में, अंग्रेजी में समाचार पत्रों को पढ़िए, अपने आप आ जाएगा। हर कोई व्यक्ति ज्ञान से भरा हुआ नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाता है। जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। हम लोगों को भी कोई सिखाता नहीं था। इसी तरह लगातार जितने पुस्तकों के संपर्क में रहेंगे, पत्र पत्रिकाओं के संपर्क में रहेंगे, समाचार के संपर्क में रहेंगे, और समाचार का संपर्क में वह समाचार का संपर्क नहीं है जो आजकल टीवी का स्तरहीन डिबेट है। जैसे भारतीय जनता पार्टी और सपा और ये जितने कांग्रेस पार्टी के आपस में प्रवक्ता आते हैं, आपस में एक दूसरे से जैसा लगता है प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी एकदम नी। जैसे सपा का प्रवक्ता आएगा भदौरिया, तो वो कहेगा संबित पात्रा को टपोरी, तो संबित पात्रा भी अपनी मर्यादा को एकदम निम्नतर स्तर पर ले जाकर के अब असभ्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। आजकल उसी तरह वो कौन है, श्रीनेत कांग्रेस की है, एक और है कांग्रेस की रागिनी क्या नायक है, ये निम्नतर स्तर पर उतर जाते हैं। चाहे भाजपा के प्रवक्ता हों, एक केवल भारतीय जनता पार्टी के एक तर्कपूर्ण प्रवक्ता हैं जो केमिकल इंजीनियर हैं और जिनका कोई विद्वत्ता में सानी नहीं है, सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ करके सब भारतीय जनता पार्टी और जो भी आए वो अपनी ही पार्टी का गुण गाएंगे। अब देश पर वार्ता करने के लिए राजनीतिक दलों के पास समय नहीं है, तो वो समाचार को छोड़ दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था के समाचार को सुनिए। उसमें बहुत कम अब चैनल ऐसे हैं, कोई चैनल सुनने लायक नहीं है, लेकिन समाचार पत्र पढ़ने लायक हैं अभी, उनको पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ भाजपा से प्रभावित हैं, कुछ दूसरे से प्रभावित हैं, लेकिन समाचार पत्रों को पढ़िए, पत्रिकाओं को पढ़िए। ये सारी चीज, कंपटीशन की पत्रिकाएं आप पढ़िए, चाणक्य पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, सारी चीज, बहुत बहुत किताबें अब आ गई हैं, उनको पढ़िए। नवभारत टाइम्स को पढ़िए, जनसत्ता को पढ़िए, ये सारी तस्वीर, यहाँ तक दैनिक जागरण भी आपको आईएएस बना देगा। इन सब, हिंदुस्तान को पढ़िए, अमर उजाला को, फालतू चीजें हटाइए, जो काम की चीजें हैं वो पढ़िए। बाकी इन टीवी चैनलों पर आप मत जाइए सतही डिबेट करने। उनके जो आर्थिक समाचार हैं, जैसे कुछ टीवी चैनल हैं जिस पर केवल इकोनॉमिक्स का समाचार आता है, इकोनॉमिकल वो एनालिसिस करते हैं, वो सब सुनने और जानने लायक है। बाकी कोई राजनीतिक समाचार नहीं, ये सब आ जाएगा, आपको धीरे धीरे पढ़ते रहिए। देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़िए, विश्व की अर्थव्यवस्था में जो सामान्य ज्ञान है, तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। कोई असंभव नहीं है, यही इसी को थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। इसको लगातार समझिए और ऐसे प्रश्न आप करते रहिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। है तो बड़ी छोटी सी बात, लेकिन इसको पढ़ते रहिए। तो मेरे कहने का अर्थ था
कि यही कारण है कि विश्व के वर्तमान खास करके उदारीकरण के पश्चात केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है। अमेरिका में 60 से 70 के दशक में वो केंद्रीकरण दिखाई देने लगता है और लगातार बढ़ता जाता है केंद्रीकरण, चाहे ऑपरेशन थंडर डिजार्ट हो, ऑपरेशन जिसमें खाड़ी ऑपरेशन किया था, कुवैत पर जब इराक ने उसको हथिया लिया था सद्दाम हुसैन ने, तब ऑपरेशन थंडर चलाया था, ब्लैक थंडर चलाया था। इस तरह दुनिया की डिप्लोमेसी आपका थर्ड पेपर है, आप पढ़ेंगे तो हर तरफ आपको केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। पेंटांगटन पर जब हमला हुआ, अमेरिका के पेंटांगटन पर जब हमला हुआ, स्टॉक एक्सचेंज पर जब हमला होता है, तो अमेरिका में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। मेरीन सैनिकों ने जाकर के ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। ये दुनिया के इतिहास में अमेरिका का राष्ट्रपति सैटेलाइट कैमरों से उस घटना को देख रहे थे जब खूंखार विश्व का घोषित आतंकवादी मारा जा रहा था, जब ऑपरेशन चल रहा था। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, और यह अमेरिकी प्रशासन में केंद्रीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव है। जब राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और उन्होंने जब वो ऑपरेशन कराया तो सब मेरीन ड्राइव सैनिक उनको दिखा रहे थे सैटेलाइट से, और बहुत खूबसूरत तरीके से। और क्या है एक देश की संप्रभुता की सीमाओं में स्टेट के सॉवरेंटीज को डिफीट करते हुए एकतावाद, जो पाकिस्तान कहता था कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, मेरे यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है, और मार के और सारे सैनिक सुरक्षित वापस आ गए और शव को भी उठा लाए और समुद्र में फेंक दिया, दफना दिया। केवल एक विश्व सभ्यता के आकर्षण में आकर के उनके शव को ताबूत में रख करके दफना दिया गया। चू तक नहीं अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना की हुई। तो ये केंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति उस देश में जहां पर क्या था, जहां पर विकेंद्रीकरण की परिकल्पना की जाती है। तो अब तेजी से लिखिए, अब तो संख्या भी आपकी घटने लगी है, तो बहुत घट जाएगी तो हम बंद कर देंगे, कल ही पढ़ाएंगे या परसों। क्या लिखाए हैं बोलिए। मैं स्वयं भूल जाता हूं। हेलो, सर, परिणाम स्वरूप विश्व के लोक प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि दिखाई देती है। हाँ, जिसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। जिसके महत्वपूर्ण कारक हैं, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। विश्व अर्थव्यवस्था अब एकीकरण की ओर अग्रसर है। विश्व अर्थव्यवस्था अब एकीकरण की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप वैश्विक हो गया है। एकीकरण की ओर अग्रसर है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप वैश्विक हो गया है। विश्व की प्रत्येक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में, विश्व की प्रत्येक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था में
विश्व के प्रत्येक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का विषय है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमेशा केंद्र की सरकार करती है, केंद्र का विषय है। इसलिए केंद्र सरकार प्रभावी भूमिका में है। इसलिए केंद्र सरकार प्रभावी भूमिका में है। इसलिए केंद्र सरकार प्रभावी भूमिका में है। केंद्र सरकार प्रभावी भूमिका में है। केंद्र सरकार प्रभावी भूमिका में है। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नेक्स्ट, कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता। मित म में छोटी त, आधा व, य, फिर य में छोटी की मात्रा, मितव्ययिता। म में छोटी की मात्रा, पूरा त, आधा व, य, फिर य में छोटी अत, मितव्ययिता। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के उपरांत प्रशासन की कार्यकुशलता। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के उपरांत प्रशासन में कार्यकुशलता अनिवार्य आवश्यकता है। प्रशासन में कार्यकुशलता अनिवार्य आवश्यकता है। अतः प्रशासन को दक्ष, क्षमतावान एवं प्रभावशील होना होता है। प्रभावशील होना होता है। इसी के साथ अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व एवं मजबूती के लिए, अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व एवं मजबूती के लिए, अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व एवं मजबूती के लिए, अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व एवं मजबूती के लिए खर्चे में कटौती करना अनिवार्य है। खर्चे में कटौती करना अनिवार्य है।
प्रशासन के इस नवीन प्रचलन का संचालन प्रशासन के इस नवीन प्रचलन का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रशासन में केंद्रीकरण बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप प्रशासन में केंद्रीकरण बढ़ने लगता है। अब दोनों चीजों को समझा देता हूं। देखिए, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण देखने में ऊपर से बड़े आसान है, लेकिन इसको गहराई से समझना और समझ के सदैव के लिए अपना बनाए रखना और बना लेना एक कठिन कार्य है। देखिए, दूर पर से देखने में कितना आसान लग रहा था केंद्रीकरण, और इस पर 3 दिन का लेक्चर चल गया। आज तीसरा होगा संभवतः, और 1 दिन अभी और लगेंगे। मैंने बताया अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था, जैसा मैंने समझा दिया, अर्थव्यवस्था का विषय जब वैश्विक होता है, विश्व के साथ व्यापार करने का काम उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार नहीं करेगी, यह भारत की सरकार करेगी। और जब भारत की सरकार इस छोटे से गुलाब का व्यापार होना हो या खीरा खाड़ी देशों में और यूरोप में जाना हो, तो इसका नियंत्रण वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार करेगा, भारत सरकार का कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो हस्तक्षेप किसका हुआ? भारत सरकार का। तो बढ़ेगा केंद्रीकरण। तो जब भी अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर में आ जाती है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। दूसरा मैंने लिखाया कि जब प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता। कार्यकुशलता क्या है? विदेश से कोई फैक्ट्री आएगी, विदेश के निवेशक आएंगे, अमेरिका के लोग आ गए और उन्होंने प्रयागराज में एक इंडस्ट्री लगाई, तो वो प्रयागराज में कोई इंडस्ट्री लगाने अमेरिका का आदमी तब आएगा जब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का लॉ एंड ऑर्डर सबसे मेंटेन होगा। तो प्रशासन को दक्ष और चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि और उसमें क्या दक्ष होना पड़ेगा? उसको 24 घंटे बिजली चाहिए, तभी वो उत्पादन करेगा। आपको बिजली देनी पड़ेगी, बेहतरीन सड़कें देनी पड़ेगी, प्रयागराज के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल और शानदार बनाना पड़ेगा, तब अमेरिकी निवेशक आएंगे। प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर को, जहां पर बम चलते रहेंगे वहां विदेशी निवेशक निवेश करने आएंगे, आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्रशासन को क्या होना पड़ेगा? कार्यकुशल। समझ में आ गई बात? प्रशासन को आवश्यकता नहीं व्यवस्था में अत्यधिक क्षमतावान, प्रभावशाली एवं कर्तव्यशील बनना पड़ेगा। यही मैंने लिखाया, इसी को कहते हैं कार्यकुशलता। दक्ष बनना पड़ेगा, स्किल्ड बनना पड़ेगा, एबिल बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा प्रशासक को। और प्रशासक को विश्व की परिस्थितियों के अनुसार, आर्थिक संरचना के अनुसार प्रशासन में परिवर्तन करना पड़ेगा। पॉलिसी में परिवर्तन होगा और प्रशासन करने की कला में परिवर्तन। अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, यूरोप का निवेशक आएगा तो उसके लिए सिंगल विंडो होना चाहिए। एक जगह आया और एक ही जगह प्रशासनिक स्तर पर सारे कार्य उसके संपन्न हो गए। 27 जगह उसे दौड़ना ना पड़े भारत की तरह, इस दफ्तर से उस दफ्तर तक। तो ये सारी कुशलता भारत के प्रशासन को या दुनिया में किसी भी प्रशासन को उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो जब केंद्रीकरण तभी बढ़ता है जब सीधे ये मामला कौन देखेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार लगातार डंडा करेगा, राज्यों को भी कहेगा कि आप कार्यकुशल बनिए, दक्ष बनिए। तभी कार्यकुशलता आपके पास नहीं होगी तो विदेशी निवेश को हम आकर्षित करने में विफल होंगे। एनरॉन, डाभोल जैसे बड़ी बड़ी परियोजनाएं, करसन जैसी परियोजनाएं भारत में नहीं आ पाएंगी। और हमारे पास पैसा है नहीं तो हमें पूंजी मंगाना ही होगा। और बड़े, अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और भारत को गुलाम बना ली। तो हम लोगों ने भी अपने सारे आदर्श और सारे सेफ्टी सेफ गार्ड लगाए हुए हैं। कोई विदेशी कंपनी आएगी, अब तो 29% तक उसका शेयर हो सकता था, शुरू शुरू में केवल 5%। और वह भी अपना जो शेयर बेचता है वो कोई विदेशी नहीं खरीदता है। शेयर कौन खरीदेगा? भारत के लोग खरीदेंगे। और भारत के लोग शेयर खरीदेंगे तो कंपनी में हिस्सा कौन होगा? भारतवासी होगा। ये सारे सेफगार्ड है, कुछ नहीं हो सकता भारत का। तो लेकिन भारत का तो कुछ नहीं होगा, पॉलिसी बन गई है, लेकिन प्रशासन को बड़ा कार्यकुशल होना पड़ेगा। प्रशासन को एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। अमेरिका के लोग आए तो अच्छी चमचमाती सड़कें चाहिए,
उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा हवाई अड्डा चाहिए, तब वो अपनी कंपनी लगा के करोड़ों डॉलर लगा करके यहाँ की कंपनी को वो चलाएंगे और आपको जो रोजगार भी देंगे और आपका भी लाभांश होगा। भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी, उस पर टैक्सेस कौन लेगा? भारत की सरकार लेगी, प्रदेश की सरकार लेगी, उसकी रॉयल्टी प्रदेश की सरकार लेगी। तो लाभांश में कौन होगा? भारत और भारत की अर्थव्यवस्था। तो लेकिन उसके लिए प्रशासन को कार्यकुशल होगा और कार्यकुशलता में हस्तक्षेप भारत सरकार का बढ़ जाता है, इसलिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। दूसरा, हमने जो अभी अभी बात कही है कि 70 वर्षों से जो हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी, उसमें क्या था? केवल कल्याण में ही कल्याणकारी और समाजवादी अर्थव्यवस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था का इतिश्री कर दी और खुद कल्याण की आवश्यकता हो गई, तो हमने विवशता के स्वर में उदारीकरण को स्वीकार कर लिया। तो यही, और मितव्ययिता के लिए लगातार सजग कौन रहता है? भारत की सरकार, और कहती है कि अपने खर्च घटाओ। और खर्च घटाने के लिए पहली बार क्या किया गया? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के 10% से ज्यादा आपका मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल के आकार को सीमित कर दिया गया। मंत्रिमंडल का आकार केवल 10%, मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई। जंबो जेट मंत्रिमंडल बना करके सरकार का अधिक पैसा मंत्रियों की तनख्वाह में और हवाई जहाज में नहीं खर्च होगा। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके खर्चा कम किया गया, हर चीज में खर्चे। और मोदी मोदी से या पहले से ही वो नरसिंह राव सरकार के जमाने से ही कम खर्च की लगातार प्रक्रिया चलती है और चलती ही रह रही है। तो ये मितव्ययिता में और केंद्रीकरण बढ़ रहा है। 2-4 पॉइंट और है, इसको डील कल करेंगे या परसों आपकी क्लास चलेगी चौथे रोज से। हो सकता है 2 दिन हमको कुछ व्यस्तता के कारण क्लास ना ले पाए, तो आज